हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। और बेलेनोग्लोसस से रिलेटेड और भी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जैसे कि इसका एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी, बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिटेट, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं। या इसके अलावा इसकी फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और इसके कई सारे टॉपिक्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस, जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार रिपीट होता रहता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। दोस्तों, बेलेनोग्लोसस का रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी सिंपल टाइप का होता है, यानी कि इसकी रेस्पिरेटरी कंपोनेंट के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है वो भी इजीली समझ में आ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेलेनोग्लोसस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया है। दोस्तों, बेलेनोग्लोसस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपको कम्प्लीटली कब समझ में आएगा? जब आप इसके दो कंपोनेंट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी करेंगे। यानी कि रेस्पिरेशन में भाग लेने वाले जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, अगर आप उसको सबसे पहले समझ लेंगे कि वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, तब आप जब आप मैकेनिज्म देखोगे रेस्पिरेशन का, तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, वरना आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं बेलेनोग्लोसस का, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी मैं अपलोड कर चुका हूं बेलेनोग्लोसस का। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आप इसकी कोई भी फिजियोलॉजी देख लो, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले बेलेनोग्लोसस की बॉडी स्ट्रक्चर को, उसकी जो एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से स्टडी करें, तब आप इसकी किसी भी फिजियोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, चलते और डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। दोस्तों, सांस लेने की प्रक्रिया, जैसे हम एक सिंपल सा एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, हम सांस लेते हैं, सांस हम नाक से लेते हैं और नाक से फिर उसके बाद ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक द्वारा जो है ये हमारे लंग्स में जाता है। तो मतलब हम जो है ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं दोस्तों रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बाहर रिलीज करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस चल रहा है ये होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बॉडी सरफेस से करते हैं रेस्पिरेशन, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, मतलब मेन जो टारगेट होता है वो है ऑक्सीजन को गेन करना, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं मेन उनका टारगेट होता है कि ऑक्सीजन को लेना, ठीक है। अब उसके लिए वो जो है बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे उसको ये जो है बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। या कोई एक अलग से एक्स्ट्रा कोई उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। यहाँ पर आप देखेंगे रेस्पिरेशन इन बेलेनोग्लोसस में, तो इसमें जो है सिर्फ बेसिकली दो कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो आइए नोट करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस कंप्राइजेस, नंबर फर्स्ट, द ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स बियरिंग गिल स्लिट्स। दोस्तों, इसका जो ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स का जो ब्रैंकियल पोर्शन है, एक तो नंबर फर्स्ट वो कौन सा कंपोनेंट या अपरेटस भी आप इसको बोलेंगे, द ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, जिसके अंदर होता है गिल स्लिट्स, ठीक है। फेरिंग्स का जो ब्रैंकियल पोर्शन होता है जिसके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, एक तो वो कंपोनेंट होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके पार्टिसिपेट करता है, यानी कि भाग लेता है। दूसरा पॉइंट है द ब्रैंकियल सैक दैट ओपन आउट थ्रू गिल पोर्स। दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों ब्रैंकियल सैक, जो कि ओपन होता है गिल पोर्स में। तो ये दो ऐसे कंपोनेंट है जिसके बारे में हमें, जिनकी स्ट्रक्चर के बारे में हमें अच्छे से समझना होगा, जिनकी पोजीशन के बारे में हमें पता करना होगा, आखिर ये कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम मैकेनिज्म को समझेंगे तो ईजिली मैकेनिज्म हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बेलेनोग्लोसस के रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये दोनों डायग्राम आप अच्छे से, एक तरीके से आपको ये दो रो में दिखाई दे रहे हैं। डायग्राम एक ही है और ये डायग्राम किसका है? हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल HLS, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स शोविंग ए 4 गिल स्लिट्स। स्टार्टिंग में 4 गिल स्लिट्स को ये शो कर रहा है, ऑपरेटिंग बाय द कॉमन गिल पोर्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर के बेस पर अच्छे से, बट आपको सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे आप?
दोस्तों ब्रैंकियल फेरिंग्स, क्योंकि हमें ये दो स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है डायरेक्ट मैकेनिज्म। तो आइए समझते हैं ब्रैंकियल फेरिंग्स के बारे में। टू लेटरल लॉन्गिट्यूडनल पैराब्रैंकियल रिज डिवाइड द pharyngeal cavity into the dorsal respiratory branchial portion and the ventral digestive portion। दोस्तों फेरिंग्स की जो कैविटी होती है, सबसे पहले थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोस्तों ब्रैंकियल फेरिंग्स की हम बात करें, जो फेरिंग्स की कैविटी होती है उसको हमने जनरली दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों डोर्सल कैविटी, एक भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल कैविटी, ठीक है। डोर्सल कैविटी और नीचे वाला वेंट्रल कैविटी कहलाएगा। अगर यहाँ पर आपने इसको मैंने लॉन्गिट्यूडनली दर्शाया है इस डायग्राम को, इसको हम अगर इस तरह से रखें, ठीक है, तो ऊपर वाला इधर ये भाग डोर्सल में चला जाएगा, ये भाग वेंट्रल में चला जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से प्लेन में रखें, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। टू लेटरल लॉन्गिट्यूडनल पैराब्रैंकियल रिज डिवाइड द ब्रैंकियल कैविटी, सॉरी फेरिंजियल कैविटी, यानी कि फेरिंजियल कैविटी को जो है दो भागों में डिवाइड करता है, इनटू द डोर्सल रेस्पिरेटरी, जिसको हम ब्रैंकियल पोर्शन भी बोलते हैं, और आप इसको जनरली आप ये भी कह सकते हैं दिस इज द डोर्सल कैविटी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं वेंट्रल कैविटी, ठीक है। तो अब दोस्तों इन दोनों में से, इन दोनों कैविटी में से कौन सा कैविटी जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना है ये मैटर करता है। सो द ब्रैंकियल पोर्शन हेल्प इन द रेस्पिरेशन, यानी कि जो दोस्तों हमने जो फेरिंग्स की कैविटी को दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा जितनी बार इसको रिपीट करेंगे उतनी बार आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि जो ब्रैंकियल फेरिंग्स है उसको हमने दो कैविटी में डिवाइड किया, डोर्सल कैविटी, वेंट्रल कैविटी, और जो डोर्सल कैविटी है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्रैंकियल पोर्शन या रेस्पिरेटरी, डोर्सल रेस्पिरेटरी भी हम इसको बोलते हैं। दोस्तों यही पार्टिसिपेट करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। यानी कि मेन हमें पढ़ना है ब्रैंकियल पोर्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि द ब्रैंकियल पोर्शन हेल्प इन द रेस्पिरेशन। दोस्तों द ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय ए लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ न्यूमेरस यू शेप्ड ओपनिंग। दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, द ब्रैंकियल पोर्शन फेरिंग्स बियरिंग ए गिल स्लिट्स, इनके अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और गिल स्लिट्स जो होते हैं वो मेन भूमिका निभाते हैं, इनका मेन रोल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, द ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज परफोरेटेड होता है बाय ए लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ न्यूमेरस असंख्य यू शेप्ड ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं द गिल स्लिट्स, ठीक है। मतलब यू शेप्ड में कई सारे न्यूमेरस एक लॉन्गिट्यूडनल रो में अरेंज रहते हैं, क्या, न्यूमेरस गिल स्लिट्स, कई सारे गिल स्लिट्स, असंख्य गिल स्लिट्स, जो कि एज के अकॉर्डिंग बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो गिल स्लिट्स होते हैं, इनकी अगर मैं थोड़ी खास बात आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में ये जो है ओवल होते हैं, यानी कि अंडाकार होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इनमें जो है एक रिज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक रिज बनता चला जाता है, इस तरीके से एक प्रोजेक्शन बनता चला जाता है। और ये प्रोजेक्शन जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, ये जो गिल स्लिट्स होती हैं, जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होगा इनका, इनमें ये प्रोजेक्शन बढ़ता चला जाएगा और फिर ये यू शेप में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में गिल स्लिट्स ओवल शेप की होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता जाएगा इसमें प्रोजेक्शन बढ़ता जाएगा, प्रोजेक्शन इंक्रीज होने के कारण अब ये यू शेप में दिखाई देती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं द ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ न्यूमेरस यू शेप्ड ओपनिंग। द गिल स्लिट्स, द नंबर ऑफ गिल स्लिट्स वेरियस, मतलब गिल स्लिट्स की जो संख्या है वो कई सारी होती है, एंड द इंक्रीज एज ए एनिमल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे एनिमल जो है वो पुराना होता चला जाएगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे इसका एज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो गिल स्लिट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो गिल स्लिट्स के बारे में हमने देखा। डायग्राम में अगर आप देखना चाहें गिल स्लिट्स क्या है, तो ये है गिल स्लिट्स, ये, और इन गिल स्लिट्स के जो बीच में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो दो गिल स्लिट्स को सेपरेट कर रही है बीच वाली स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों गिल सेप्टम, ठीक है। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। इच गिल स्लिट्स इज ब्रॉड ओवल स्लिट्स, जो सभी गिल स्लिट्स होती हैं, प्रत्येक गिल स्लिट्स ब्रॉड ओवल स्लिट्स होती हैं इन बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, बट लेटर ए होलो प्रोजेक्शन ऑफ डोर्सल फेरिंजियल वाल कोल्ड टंग बार, जिसको हम बोलते हैं टंग बार, एंड ग्रो इनटू द स्लिट्स मेकिंग ए यू शेप्ड, जो कि आगे चल के यू शेप्ड बना देता है, ठीक है। एंड द होलो टंग बार enclosed a coelomic cavity and do not touch the ventral side of the gill slits, the portion of pharyngeal between two adjacent U-shaped gill slits, the called gill septa। और gill septa जो होता है दोस्तों वो solid होता है and do not enclosed a coelom cavity। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। अभी आपको अगर थ्योरी नहीं समझ में आई, डोंट वरी, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। दोस्तों जो गिल स्लिट्स होती हैं
इसमें अब यहाँ पर ये जो टंग बार बोला गया है, टंग बार वर्ड क्यों यूज़ किया गया दोस्तों? ये जो गिल स्लिट है स्टार्टिंग में ओवल थी, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ इनमें प्रोजेक्शन बनता चला गया, मतलब कि यानी कि ये जो प्रोजेक्शन है ये इसकी कैविटी में बनता चला गया। अब यहाँ पर ये जो होलो कैविटी दिखाई दे रही है, यानी कि जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस बन चुका है, यू शेप्ड का तो है, ये तो बात हम मान चुके हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्शन बढ़ता गया ये जो गिल स्लिट्स है ये यू शेप में हो गई, बट ये जो बीच में खाली स्थान बना इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सिलोमिक कैविटी। क्या बोलेंगे इसको हम? सिलोमिक कैविटी। इसी को हम बोलते हैं, जो कैविटी बीच में बना है इसी को हम बोलते हैं दोस्तों टंग बार। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? टंग बार। अब हम टंग बार का भी फंक्शन देखेंगे दोस्तों। ये जो गिल स्लिट्स होते हैं इनके लेटरल साइड में कई सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिज्म में इस चीज़ को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये जो सीलिया होते हैं दोस्तों ये हेल्प करते हैं किस चीज़ में? रेस्पिरेशन में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? ये वाइब्रेट करेंगे, इससे एक जल की एक वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, वाटर करंट प्रोड्यूस होगा, वाटर एंटर करेगा। तो इस तरह से एक तरीके से ये जो यहाँ पर ये जो लेटरल साइड में सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो जो है रेस्पिरेशन में भी कई सारे जो मेन उनका रोल होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने अभी तक के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन पॉइंट्स देखे वो देखा हमने कि इसका जो बेलेनोग्लोसस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स में जनरली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इनके अंदर दो अपरेटस या दो कंपोनेंट आप बोल सकते हैं होते हैं। क्या? ब्रैंकियल पोर्शन जिसके अंदर होता है गिल स्लिट्स, ठीक है, ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ ए फेरिंग्स बियरिंग ए गिल स्लिट्स, और दूसरा होता है दोस्तों ब्रैंकियल सैक जो कि ओपन होता है गिल पोर्स में। उसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों, अब हम इन दोनों को हमें डिफाइन करना होता है, इन्हीं दोनों को हमें समझना होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैंकियल फेरिंग्स को समझते हैं दोस्तों। जो फेरिंग्स होती है उसकी कैविटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। डोर्सल कैविटी को हम दोस्तों ब्रैंकियल पोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम डोर्सल रेस्पिरेटरी भी बोलते हैं, ब्रैंकियल पोर्शन भी बोलते हैं। और जो वेंट्रल कैविटी है उसको हम डाइजेस्टिव पोर्शन बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव पोर्शन तो पार्टिसिपेट नहीं करता, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रैंकियल पोर्शन पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रैंकियल पोर्शन को ही इंक्लूड करते हैं और इसी को हमें डिफाइन करना होता है। सो द ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज परफोरेटेड, मतलब ये परफोरेटेड होता है न्यूमेरस गिल स्लिट्स में। इसमें कई सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। और गिल स्लिट्स के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में बिगिनिंग में तो ये ओवल शेप्ड के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसमें प्रोजेक्शन बनता चला जाएगा ये यू शेप्ड के हो जाते हैं और इनके बीच एक स्पेस कैविटी यानी कि खाली स्थान बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों टंग बार। ठीक है, टंग बार दोस्तों ये काफ़ी हाईली वैस्कुलर होता है, ठीक है, और यही जो है यहीं पर होता है गैसियस एक्सचेंज। प्यारे दोस्तों, अगर आपने बेलेनोग्लोसस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उस यहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को भी देखें। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर हमें गिल स्लिट्स को डिफाइन करना होता है। तो गिल स्लिट्स को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, होलो प्रोजेक्शन, फेरेंजियल वाल, कलेक्टेड टंग बार एंड ग्रो इनटू द स्लिट मेकिंग ए यू शेप में स्ट्रक्चर बना लेता है। द होलो टंग बार एनक्लोज्ड ए सिलोमिक कैविटी, ये जो होलो टंग बार है ये एक सिलोमिक कैविटी से एनक्लोज्ड रहता है एंड डू नॉट टच द वेंट्रल साइड ऑफ द गिल स्लिट्स। दोस्तों ये जो गिल स्लिट्स है, ये गिल स्लिट्स है, ये दोनों गिल स्लिट्स जो है एक दूसरे से टच नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्रेजेंट है दोस्तों गिल सेप्टा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हमने नाम दिया है गिल सेप्टम, यह है गिल स्लिट्स, यह है ब्रैंकियल सैक, ठीक है। ये जो पूरा रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे ब्रैंकियल सैक। यह है कॉलर दोस्तों, और यह है कॉलर कैनाल, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे कॉलर कैनाल एंड दिस इज ए कॉलर सिलोम, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे यह फर्स्ट गिल पोर, ये जो आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट गिल पोर, और ये जो बीच की जो कैविटी दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे ट्रंक सिलोम, क्योंकि ये ट्रंक वाले रीजन में आ जाएगा। हम जानते हैं कि बेलेनोग्लोसस की जो बॉडी है वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। जो ट्रंक वाला रीजन है वो यहाँ पर इस सिलोम वाले रीजन में आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सेकेंड गिल पोर आ जाएगा। तो दो पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट गिल पोर यहाँ पर एंड सेकेंड गिल पोर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पूरी स्ट्रक्चर है दोस्तों एक तरीके से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल रॉड, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्केलेटल रॉड। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। द वेंट्रल साइड ऑफ द गिल स्लिट्स, द पोर्शन ऑफ फेरेंजियल वाल, फेरेंजियल वाल का जो पोर्शन है बिटवीन 2 एडजेसेंट यू शेप्ड गिल स्लिट्स, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों यू शेप जो है गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है। अब ये जो गिल सेप्टा है दोस्तों, ये जो बीच में आपको गिल सेप्टा दिखाई दे रहा है, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों ये जो है सॉलिड होता है। दूसरा पॉइंट, डू नॉट एनक्लोज सिलोम, ये जो है सिलोम से एनक्लोज्ड नहीं रहता है। तो दोस्तों अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं।
फ्रेंड्स, बेलोनोग्लोसस के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रेंकियल फेरिंग्स को कवर करने के बाद अब आप हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलोनोग्लोसस का सेकंड कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं ब्रेंकियल सैक। दोस्तों, ब्रेंकियल सैक होता क्या है? सबसे पहले अगर आप इसको डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे, ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, कैविटी नजर आ रही है, इसी को हमने नाम दिया है ब्रेंकियल सैक। ब्रेंकियल सैक को कैसे समझना है दोस्तों? हमने ब्रेंकियल फेरिंग्स के अंदर हमने क्या देखा था, ठीक है? ब्रेंकियल पोर्शंस के अंदर हमने देखा बियरिंग गिल स्लिट्स, इनके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, और वो जो गिल स्लिट्स होते हैं डू नॉट ओपन डायरेक्टली टू आउटसाइड, ये जो है बाहर की तरफ डायरेक्टली ओपन नहीं होते। तो कहाँ पर ये ओपन होंगे? पहले इच गिल स्लिट्स, मतलब कि प्रत्येक गिल स्लिट्स ओपन इनटू द गिल पाउच, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्रेंकियल सैक। यानी कि जितना भी गिल स्लिट्स है वो डायरेक्टली बाहर आउटसाइड की तरफ नहीं ओपन होगा, सबसे पहले वो ओपन होगा गिल पाउच, जिसको हम बोलते हैं ब्रेंकियल सैक। विच लाइज, अब ब्रेंकियल सैक कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसकी पोजीशन क्या है? विच लाइज बिटवीन द बॉडी वाल, जो कि बॉडी वाल और फेरिंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसलिए लिखा गया है विच लाइज बिटवीन द बॉडी वाल एंड फेरिंग्स। उसके बाद आप देखेंगे इच ब्रेंकियल सैक इन टर्न्स ओपन टू द एक्सटीरियर बाय ए स्मॉल इंडिपेंडेंट गिल पोर। अब ये जो ब्रेंकियल सैक है दोस्तों, ये जो है गिल पोर में ओपन होता है। तो देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है? अब ये जो गिल पोर है, दिस गिल पोर आर ओपन इन द ब्रेंकियल जेनाइटर रीजन ऑफ ट्रंक। जैसा कि हमने कहा, बेलोनोग्लोसस की बॉडी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। नंबर फर्स्ट कॉलर, नंबर फर्स्ट प्रोपोसिस, नंबर सेकंड कॉलर एंड नंबर थर्ड ट्रंक। ट्रंक जो बचा हुआ पार्ट होता है, प्रोपोसिस और कॉलर के सिवा जो नीचे का जो बड़ा सा पार्ट होता है, बिग पार्ट, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रंक। और उसी ट्रंक में होता है ब्रेंकियल जेनाइटर रीजन, जहां पर ये गिल पोर ओपन होता है। तो दोस्तों एकदम काफ़ी थिंग्स क्लियर हो चुकी हैं। अभी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगा ताकि आपके माइंड सेट हो जाए। आप एग्जाम पेपर में भूल जाते हैं इन थिंग्स को, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा। दोस्तों अच्छा, एकदम सिंपल हमने क्या देखा था कि बेलोनोग्लोसस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है ब्रेंकियल पोर्शन। ब्रेंकियल पोर्शन क्या है? फेरिंग्स की कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें एक होता है ब्रेंकियल पोर्शन, ठीक है, जिसके अंदर होती हैं गिल स्लिट्स, ठीक है, और इसी में दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो है ब्रेंकियल सैक दैट ओपन इनटू द गिल पोर्स, ठीक है। और उसकी जो दूसरी कैविटी थी हमने देखा उसमें डाइजेस्टिव पार्ट था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें डिस्कस करना था क्योंकि ये रेस्पिरेशन से संबंधित है, ठीक है। फेरिंग्स की जो फर्स्ट पार्ट की कैविटी है वो रेस्पिरेशन से संबंधित है, जिसके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, ब्रेंकियल सैक एंड जो कि ब्रेंकियल सैक ओपन होती है गिल पोर्स के अंदर। अब हमने दोनों को अच्छे से डिफाइन कर लिया, ब्रेंकियल सैक को भी और ब्रेंकियल फेरिंग्स को भी, और हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं, इनकी पोजीशन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, शेप और डायग्राम्स वगैरह भी। अब हम देखते हैं दोस्तों मैकेनिज्म, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैकेनिज्म को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, मैकेनिज्म को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब आप एग्जाम पेपर में अगर आप स्टेप्स में डिवाइड करके लिखेंगे तो इससे जो है आप एग्जामिनर पर ज़्यादा इंपैक्ट होता है, मतलब वो समझेगा एकदम क्लियर कट में लिखा हुआ है। कभी कभी देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम पेपर में, जब आप एक साथ कई सारा जो वर्ड्स लिख देते हैं, जैसे सपोज आपने हेडिंग डाला मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और फिर आप लाइन टू लाइन ये लिखते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पॉइंट बनाकर नंबर 1 पॉइंट या स्टेप में बनाकर लिखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो देखिए जैसे नंबर फर्स्ट स्टेप आप हेडिंग डालेंगे, नंबर फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जो बेलोनोग्लोसस का मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का उसको हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले द लेटरल सीलिया ऑफ गिल स्लिट्स। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा, जो गिल स्लिट्स होती हैं बियरिंग लेटरल सीलिया, यानी कि गिल स्लिट्स पर लेटरल सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो दोस्तों सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करके वो क्रिएट करते हैं दोस्तों वाटर करंट, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, वाटर करंट जो है रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए वाटर करंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको कौन प्रोड्यूस करता है, द लेटरल सीलिया ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स पर जो लेटरल सीलिया है वो वाटर के करंट को प्रोड्यूस करता है या क्रिएट करता है, आप कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वाटर एंटर इन फेरिंग्स थ्रू माउथ। अब क्या होगा, जैसे ही वाटर करंट जो है क्रिएट हो जाएगा, अब जो वाटर है वो कहाँ से एंटर करेगा, माउथ से। किसके माउथ से, बेलोनोग्लोसस के माउथ से एंटर करेगा वाटर। अब देखो क्या होगा,
देन पासेस थ्रू गिल स्लिट्स, और जो है सबसे पहले तो देखो माउथ से कहाँ पर एंटर किया, फेरिंग्स, और फेरिंग्स से पासेस होगा वो गिल स्लिट्स के अंदर इनटू द ब्रेंकियल सैक। ठीक है, गिल स्लिट से इनटू द ब्रेंकियल सैक। तो इसको अगर आप एक लाइन में लिखना चाहे, वाटर एंटर इन द फेरिंग्स थ्रू माउथ देन पासेस थ्रू गिल स्लिट्स इनटू द ब्रेंकियल सैक एंड फाइनली लीव्स थ्रू द गिल पोर्स, और फाइनली जो है गिल पोर्स के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाता है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, एकदम टोटली देख लिया कि वाटर कैसे बॉडी के अंदर एंटर करता है और कैसे एग्जिट करता है। हम मतलब हमारा जो मेन पॉइंट्स था कि कैसे अभी मैकेनिज्म हमें पूरी तरीके से नहीं समझ में आएगा जब तक आप थर्ड स्टेप नहीं कंप्लीट करेंगे। सेकंड स्टेप तक हमें ये क्लियर हो गया कि कैसे वाटर एंटर करता है बॉडी के अंदर और कैसे एग्जिट होता है। कैसे एंटर करता है, लेटरल सीलिया के द्वारा जब वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, यानी कि वाइब्रेशन जो लेटरल सीलिया के द्वारा जो है वाटर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। वाटर करंट प्रोड्यूस होगा तो माउथ के थ्रू जो है वाटर फेरिंग से होता हुआ गिल स्लिट से पास हो जाएगा और फिर जो है वो गिल पोर्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा। हो गया एग्जिट, पहले एंट्री हुई फिर एग्जिट हुई। अब देखो इसी बीच कैसे होता है गैस का एक्सचेंज। जो मेन पॉइंट होता है वो है दोस्तों ऑक्सीजन का, किस तरीके से वो ऑक्सीजन को टेक करता है, कैसे CO2 को बाहर निकालता है। यानी कि रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में ऑक्सीजन कैसे बॉडी के अंदर आता है, ऑक्सीजन को कैसे वो टेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे वो बाहर निकालता है। यही हम रेस्पिरेशन का मेन मैकेनिज्म होता है। तो ये मैकेनिज्म मिलेगा आपको स्टेप थर्ड में, जिसके अंदर आप नोट करेंगे द टंग बार्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज एंड टेक ए पार्ट इन रेस्पिरेशन। टंग बार्स को समझाने के लिए एक बार फिर से चलना पड़ेगा गिल स्लिट्स के पास। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा, स्टार्टिंग में जो गिल स्लिट्स होती हैं वो ओवल शेप की होती हैं, फिर इसमें जो है प्रोजेक्शन बनता है और ये प्रोजेक्शन गहरा होता चला जाता है और फिर इनके बीच बन जाती है दोस्तों कैविटी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक बड़ी सी स्पेस कैविटी बन गई। इसी को हम बोलते हैं, ये जो खाली स्थान बना है इसी को हम बोलते हैं दोस्तों टंग बार। इस टंग बार में दोस्तों कई सारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं यहाँ पर इसमें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और ये चीज़ मैं ऑलरेडी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहीं पर होता है गैस का एक्सचेंज। यहाँ पर कैसे होगा गैस का एक्सचेंज, द ब्लड ऑफ देयर कैपिलरीज नेटवर्क टेक ए ऑक्सीजन डिजोल्वड इन वाटर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये बात आप क्लियर पता है आपको। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो टेक कर लेता है, द ब्लड ऑफ देयर कैपिलरीज नेटवर्क टेक ए ऑक्सीजन डिजोल्वड इन वाटर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ये जो है ब्लड कैपिलरीज उसको ले लेती हैं एंड डिफ्यूज कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज कर देती हैं और फिर वो जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा कि गिल पोर के द्वारा बाहर निकलेगा और उस वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा। तो वेरी सिंपल मैकेनिज्म, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसका जो रेस्पिरेटरी का सिस्टम का जो मैकेनिज्म होता है बेलोनोग्लोसस का, काफ़ी सिंपल होता है, जिसमें हमने देख लिया है कि कैसे वाटर एंटर करता है बॉडी के अंदर, कैसे एग्जिट करता है, कैसे ऑक्सीजन को टेक करता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो आई होप गाइज आपको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।